नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने अब घर घर सिंदूर भेजने की खबर को फेक बताया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। बता दें, 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि चैनलों पर चर्चा भी हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने खंडन नहीं किया। लेकिन ममता के बयान के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। सिंदूर घर घर ले जाने की खबर को बीजेपी ने फेक न्यूज बताया। इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कहा कि यह है सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई चले थे इस देश की ब्याहिताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक पॉडकास्ट में दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जहाज गिरने की बात सही कही। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जहाज गिरे, तो स्वामी ने कहा कि 5 राफेल विमान गिरे। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अब बोलो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जवाब दें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे हैं क्या ये सच है? क्या देश को गुमराह कर रही है मोदी सरकार? सुरक्षा पर समझौता और जवाब में सन्नाटा। देश की सुरक्षा से बड़ा चुनावी छवि का डर है। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। फैसले में अदालत ने 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया गया। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी से अब तक इस साल 1000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विस्तार में जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि इनमें से लगभग 62% लोग कमर्शियल उड़ानों से भारत लौटे हैं। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो देश में बिना वैध दस्तावेज रह रहे लोगों को बाहर निकालेंगे। इससे पहले ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों के मामले में कहा था कि भारत वही करेगा जो सही होगा। अमेरिका ने लगभग 18,000 ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान की है जिनके बारे में उसका मानना है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी से मार्च की तिमाही के बीच 7.4% बढ़ी है, जो कि उसकी पिछली तिमाही में 6.2% थी। यह आंकड़ा विश्लेषकों की उम्मीदों से कहीं बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि पूरे 2024-25 वित्तीय वर्षीय अप्रैल से मार्च तक के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि बीते 4 वर्षों में सबसे धीमी रहेगी। सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के एक उपनिदेशक को गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारी चिंतन रघुवंशी को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गिरफ्तार किया गया। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रघुवंशी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। द हिंदू की खबर के मुताबिक रघुवंशी ने कथित तौर पर एक पत्थर खदान व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। व्यापारी के खिलाफ दर्ज ईडी के एक मामले में राहत देने के बदले में इस रकम की मांग की गई थी। इसकी शिकायत सीबीआई से की गई, जिसके बाद ईडी अधिकारी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सीबीआई ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। देश में एक बार फिर अदालत के एक फैसले ने ध्यान खींचा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार को निर्देश दिया है कि वो कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट फौजिया तरुनुम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये मामला तब उठा जब रवि कुमार ने 24 मई को एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता कि डीसी पाकिस्तान से आई हैं या भारत की आईएएस अधिकारी हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। रवि कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने टिप्पणी को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सद्भाव का ठेस पहुंचाने वाला बताया और कहा कि उन्हें पीड़ित अधिकारी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। बस। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के काराकाट में भी रैली को संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस हमले के बाद उन्होंने देश से वादा किया था कि आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद किया जाएगा और कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा।
मोदी ने कहा कि पहलगाम का बदला लेने के बाद ही मैं बिहार आया हूं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस रैली के राजनीतिक मायने भी हैं क्योंकि बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। इसी को देखते हुए पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी। उनकी तरफ से कनपुरिया अंदाज में भी पड़ोसी मुल्क को उसका स्थान बताया गया। पीएम ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उनकी तरफ से मेक इन इंडिया की ताकत का भी एहसास करवाया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर को कई तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें भरोसा दिलाया कि पूरा देश और सरकार हमारे साथ है। पीएम मोदी हमसे मिलने के दुखी थे। वहीं शुभम गुप्ता के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी भावुक हो गए थे। बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। महाचंद्र प्रसाद सिंह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनकी नियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। जदयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। बिहार में 6 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे सामान्य जातियों को साधने के मकसद से उठाया गया कदम माना जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया था और गुलाम रसूल बलियावी को इसका अध्यक्ष बनाया था। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 72,000 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। इसमें 58,532 आवासीय और 13,468 व्यावसायिक यूनिट्स शामिल हैं जो पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए बनाई जाएंगी। ये परियोजना 251.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, जिसमें से 108.99 हेक्टेयर का उपयोग पुनर्वास के लिए किया जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस योजना पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि धारावी में लगभग 1 लाख ग्राउंड फ्लोर संरचनाएं हैं जिनके निवासी पुनर्वास के पात्र हैं। इसके अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले 1.5 लाख से 2 लाख किराएदार भी हैं। अगर 72,000 यूनिट्स बनाई जा रही हैं तो बाकी निवासियों का क्या होगा? क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? निवासियों का आरोप है कि परियोजना में उनकी भागीदारी नहीं है और ये व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। वो मांग कर रहे हैं कि सभी पात्र निवासियों को उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और परियोजना की पारदर्शिता बढ़ाई जाए। सीआरपीएफ के एक जवान मोती राम जाट पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगे। एनआईए ने उसे गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। उसने पूछताछ में ये तक खुलासा किया है कि पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहलगाम हमले के मूवमेंट्स भी उसी ने पाकिस्तानी एजेंट्स को दी थी। उसने बताया कि पाकिस्तानी अफसर पत्रकार बनकर उससे जानकारी ले रहे थे। मोतीराम जाट पहलगाम में सीआरपीएफ बटालियन में तैनात था और 22 अप्रैल की आतंकी घटना से महज 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से दिल्ली हो गया था। मामला एनआईए को सौंपने जाने से पहले मोतीराम जाट से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूछताछ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि टैरिफ तभी तक लागू रहेंगे जब तक कि व्हाइट हाउस इस मामले में अदालत में अपनी अपील दायर नहीं कर देता। बताना होगा कि अमेरिका की यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य करार दिया था और एक तरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अरबपति उद्यमी एलन मस्क की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि दोनों शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये उनका आखिरी दिन होगा, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। एलन शानदार हैं। बता दें, घटनाक्रम तब हुआ है जब एलन मस्क ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.